स्टेट एजुकेशन कॉम्प्लेक्स में बायोलॉजी के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग 12वीं क्लास के लिए फर्स्ट यूनिट प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो प्रजनन है, रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन के बारे में पीछे के क्लास में भी हम लोग पढ़े हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जैविक क्रिया है जो जीवन के लिए तो नहीं, लेकिन पृथ्वी पर अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जरूरी है। प्रजनन सीधे तौर पर इसको अगर हम कहें तो सभी जीवों में अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करने की क्षमता होती है और उसी क्षमता को प्रजनन कहते हैं। सामान्य रूप से देखा जाए जंतुओं में, तो जंतुओं में केवल लैंगिक जनन हम लोग देख पाते हैं, लेकिन जनन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन सामान्यतः अविकसित पौधे और जंतुओं में होता है और इसके लिए युग्मकों के निर्माण और निषेचन की आवश्यकता नहीं होती है। अलैंगिक जनन में केवल एक जनक भाग लेते हैं, एक जनक या जिसको पेरेंट कहेंगे, केवल एक पेरेंट इसमें उसी की जरूरत होती है। और अलैंगिक जनन के द्वारा जो उत्पन्न नए जीव होते हैं वो आनुवांशिक रूप से और शारीरिक रूप से अपने जनक के समान होते हैं। उनमें किसी भी प्रकार की कोई विभिन्नता नहीं होती है। इसलिए अलैंगिक जनन को क्रम विकास के लिए उपयोगी नहीं माना जाता है। अलैंगिक जनन के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, इसका डिटेल्स हम आगे देखेंगे। दूसरे प्रकार का जनन लैंगिक जनन है, जो अधिकांश पौधे और जंतुओं में होता है। लैंगिक जनन में नर और मादा दो पेरेंट्स की आवश्यकता होती है। इसमें युग्मकों का निर्माण और निषेचन की क्रिया होती है। युग्मक विशेष प्रकार की एक कोशिकीय संरचना होती है जिसका निर्माण हमारे जनन अंगों में होता है और वो निषेचन में भाग लेते हैं। निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है, जिसे जायगोट कहते हैं, और फिर वो जायगोट वृद्धि करके किसी जीव का निर्माण करता है। तो लैंगिक जनन में इसका जो मूल सिद्धांत है, इसमें युग्मकों का निर्माण और निषेचन की क्रिया होती है और युग्मकों के निर्माण के लिए अर्धसूत्री विभाजन, जो जनन कोशिकाएं होती हैं उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस, और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप युग्मकों का निर्माण होता है। अब हम लोग चले आते हैं अलैंगिक जनन पर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन कई प्रकार के होते हैं और कुछ जो अलैंगिक जनन है वो अलग अलग जीवों में स्पेशली वो पाए जाते हैं और कुछ होते हैं जो कई कई जीवों में देखे जाते हैं। अलैंगिक जनन का सबसे पहला जो प्रकार होता है उसको कहा जाता है फीजन, विखंडन। इस प्रकार का जनन अधिकांशतः एक कोशिकीय जीवों में होता है और एक
एक कोशिकीय जीव अनुकूल परिस्थिति में, अनुकूल परिस्थिति का मतलब होता है जब उसके लिए इन्वायरमेंट बिल्कुल सुटेबल हो, पर्याप्त मात्रा में उसे भोजन जल उपलब्ध हो, तापमान सामान्य हो, तो इस विधि से सूक्ष्म जीवों में जनन होता है। और फिजन का दो प्रकार है। पहला बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन में जीव की कोशिका दो बराबर भागों में बट जाता है। पहले उसमें केंद्रक विभाजित होता है और केंद्रक के विभाजन के बाद उसका कोशिका द्रव्य भी दो भाग में बट जाता है। इस प्रकार एक जीव से दो जीवों का निर्माण हो जाता है और यह अनुकूल परिस्थिति में कंटिन्यूअस होते रहता है। बाइनरी फिजन अधिकांशतः अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये जो प्रोटोजोआ, मोस्टली जो प्रोटोजोआ है उसमें इस प्रकार का जन्म देखा जाता है। जीवाणुओं में भी बाइनरी फिजन होता है। दूसरा है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन सामान्यतः अनफेवरेबल कंडीशन, जब वातावरण असामान्य होता है, तापमान या तो काफी बढ़ा हुआ है या तापमान काफी घट जाता है, जीवों को भोजन की कमी हो जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में प्रायः जो एक कोशिकीय जीव है वो अपने शरीर के चारों ओर, अपनी कोशिका के चारों ओर एक मोटे आवरण का निर्माण कर लेते हैं। वो आवरण केमिकल्स के होते हैं, काइटिन के हो सकते हैं, सेलुलोज के हो सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन के हो सकते हैं। तो वो आवरण उन्हें एक तरह से सुरक्षा देता है और जब तक प्रतिकूल परिस्थिति रहती है उसी आवरण के अंदर वो जीव सुरक्षित रहते हैं। उसे कैप्सूल भी कहा जाता है या सिस्ट कहते हैं। लेकिन जब तक सिस्ट रहता है उसके अंदर कोशिका का विभाजन लगातार होते रहता है। तो कोशिका के लगातार विभाजित होते रहने के कारण उस सिस्ट के अंदर छोटी छोटी कोशिकाओं का समूह बन जाता है और जब फिर अनुकूल परिस्थिति आता है तो सिस्ट की भित्ति टूट जाती है, और उसके बाद उसके अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं, छोटी छोटी कोशिकाएं, वो बाहर निकल जाती हैं और फिर वो अनुकूल परिस्थिति में वृद्धि करके नए जीव के रूप में विकसित होते हैं। तो मल्टीपल फिजन एक तरह से प्रतिकूल परिस्थिति में जीवों को सुरक्षा प्रदान करता है और फिर जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो फिर उसमें बाइनरी फिजन शुरू हो जाता है। दूसरा प्रकार है बडिंग। बडिंग सामान्यतः ईस्ट में, हाइड्रा में तथा कुछ जीवाणुओं में होता है। बडिंग में जो जीव का शरीर है उसके शरीर से पहले एक छोटे से उभार का निर्माण होता है और वो उभार वृद्धि करके उसी जीव के जैसी संरचना में परिवर्तित हो जाता है, जो देखने में उसी जीव के जैसा होता है लेकिन आकार में छोटा होता है। तो जो उभार जैसी संरचना बनी उसको कहा गया बड, और वो वृद्धि करके जब उस जीव में परिवर्तित हो जाता है पूरी प्रक्रिया को बडिंग कहते हैं। और बडिंग के फलस्वरूप नए जीव उसके शरीर से टूट करके अलग होने के बाद स्वतंत्र जीवन जीते हैं, उसके आकार में वृद्धि होती है। इसे एक चित्र के द्वारा हम दिखाने का प्रयास करते हैं। जैसे ईस्ट में जो बडिंग होता है, ईस्ट एक कोशिकीय कवक है और इसके बॉडी पर पहले छोटा सा उभार विकसित होता है,
और इस उभार को ही बड कहते हैं। और बड के बनने के बाद इसका केंद्रक विभाजित होता है और विभाजित केंद्रक का एक केंद्रक इस बड में चला जाता है और दूसरा केंद्रक रह जाता है उस जीव के मुख्य कोशिका में। और उसके बाद फिर जो ये बड बना ये वृद्धि करता है और वृद्धि करके या तो उस बॉडी के साथ अटैच भी रह सकता है या टूट करके अलग हो जाता है। तो जब टूट करके अलग हो गया तो एक नए जीव का निर्माण हो गया जो प्रारंभ में छोटे आकार का होता है और फिर वृद्धि करके वो बड़ा हो जाता है। हाइड्रा में भी बडिंग होता है। बड़े पौधे में, विकसित पौधे में इस तरह का जन्म साइकस में देखने को मिलता है। जिम्नोस्पर्म जो एक पुष्पीय पौधा है उसमें भी प्रारंभिक अवस्था में साइकस में बडिंग के द्वारा जनन होता है, नए पौधे उत्पन्न होते हैं, लेकिन अधिकांशतः यह सूक्ष्म पौधों में होता है। अगला टाइप है स्पोरोजेनेसिस। स्पोरोजेनेसिस प्रायः फंजाई में होता है, कवक। कवक की विभिन्न प्रजातियों में कई प्रकार के एक कोशिकीय संरचना का निर्माण होता है जिसे स्पोर या बीजाणु कहते हैं। स्पोरोजेनेसिस को बीजाणु जनन कहा जाता है। और जो स्पोर बना वो अनुकूल परिस्थिति में, जैसे बीजों के अंकुरन से पौधे बनते हैं बड़े पौधे विकसित पौधों में, वैसे ही स्पोर के अंकुरन से नए फंगल हाइफी का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। तो बीजाणु एक विशेष शाखा जो फंगल हाइफी है उसमें एक विशेष शाखा के ऊपर बीजाणु का निर्माण होता है। अगर बीजाणु एक गोलाकार या अंडाकार संरचना में बनती है उस संरचना को कहा जाता है बीजाणुधानी स्पोरेंजिया। और इस स्पोरेंजिया के अंदर उसका जो केंद्रक है न्यूक्लियस वो कई बार विभाजित होता है और अनेक स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है। और उसके बाद परिपक्व होने पर ये बीजाणुधानी या स्पोरेंजिया टूट जाते हैं और सारे स्पोर्स बाहर बिखर जाते हैं और अंकुरन के बाद नए पौधे का निर्माण करते हैं। तो ये स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स है, स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ। और ये जो विशेष शाखा हाइफी से बनता है उसको कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। हाइफी। तो एक तो ये स्पोर, इस प्रकार से स्पोर का फॉर्मेशन होता है स्पोरेंजिया के अंदर। इस प्रकार के स्पोर्स म्यूकर में बनते हैं। म्यूकर, राइजोपस इत्यादि में इस प्रकार के स्पोर्स बनते हैं स्पोरेंजिया के अंदर। इसकी दूसरी प्रजाति पेनिसिलियम में, एस्परजिलस में, इसमें स्पोर के बनने का तरीका भिन्न होता है। उसमें जो विशेष प्रकार की शाखा हाइफी से उत्पन्न होता है वो ऊपर की ओर चेन में स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं और इस विशेष शाखा को कहा जाता है कोनिडियोफोर। और इस कोनिडियोफोर का शीर्ष जो है वो पतली पतली शाखाओं में बढ़ जाता है और इस शाखा के ऊपर चेन में स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। और इस चेन में बनने वाले स्पोर्स को कोनिडिया कहते हैं। यहां जो चेन में स्पोर्स बना इसको कहा जाता है कोनिडिया। तो
कोनिडिया का जो निर्माण होता है, इसमें जो पुराने कोनिडिया होते हैं वो ऊपर होते हैं और नए कोनिडिया नीचे होते हैं। इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है कोनिडिया का, कोनिडियोफोर के ऊपर, इसको कहा जाता है बेसिपिटल सक्सेशन। नए नीचे, पुराने ऊपर। और ये कोनिडिया भी, इसकी संरचना स्पोर के जैसी होती है और ये कोनिडिया फिर स्पोर की ही तरह अनुकूल परिस्थिति में इसमें अंकुरन होता है, यह हाइफी का निर्माण करता है। अलैंगिक जनन के विधियों में एक रीजनरेशन काफी महत्वपूर्ण है, जिसको हिंदी में पुनरुद्ध भवन भी कहते हैं। और उस रीजनरेशन में किसी जीव का जब कोई अंग कट जाता है तो वो अंग पुनः विकसित हो जाता है। अगर कोई जीव छोटे छोटे खंडों में बट गया तो उसका प्रत्येक खंड अपने खोए हुए अंगों का पुनर्निर्माण कर लेता है, उसे रीजनरेशन कहते हैं। और रीजनरेशन मुख्य रूप से हाइड्रा में और इकाइनोडर्मेटा जंतुओं का एक फाइलम है इकाइनोडर्मेटा, उसमें उसके अधिकांश जीवों में रीजनरेशन की क्षमता होती है और रीजनरेशन के द्वारा नए जीवों का निर्माण होता है। पौधे में भी रीजनरेशन होते हैं। इसके अलावा रीजनरेशन की कुछ प्रक्रिया जो है विकसित जंतुओं में भी देखने को मिलता है, लेकिन वहां पर नए जीव का निर्माण नहीं होता है। जैसे छिपकली का अगर पूंछ कट जाता है तो छिपकली में नए पूंछ का फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन उसके कटे हुए पूंछ से छिपकली का निर्माण नहीं होता है। तो रीजनरेशन की क्षमता और जीवों में भी होता है, लेकिन हाइड्रा में, फीता कृमि में, इकाइनोडर्मेट्स में जो रीजनरेशन होता है उसके द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। इसे एक चित्र के द्वारा समझा जा सकता है। हम हाइड्रा में रीजनरेशन को दिखा रहे हैं। हाइड्रा एक छोटे आकार का जंतु होता है जिसका बॉडी और ऊपर टेंटिकल्स होते हैं और टेंटिकल्स के बीच में उसका माउथ होता है। अगर यह हाइड्रा, इसका बॉडी किसी कारण से दो भागों में कट गया, एक भाग उसका बॉडी है और दूसरे भाग में उसके बॉडी के साथ टेंटिकल्स, तो जिस भाग में टेंटिकल्स है वो भाग नीचे की ओर वृद्धि करके बॉडी का फॉर्मेशन करेगा और जिसमें बॉडी है वो ऊपर की ओर वृद्धि करके टेंटिकल्स का फॉर्मेशन करेगा। और यहाँ जो विभाजन होता है, कोशिका विभाजन, वो समसूत्री विभाजन होता है और फिर एक हाइड्रा से दो हाइड्रा का फॉर्मेशन हो जाता है और दोनों अपना स्वतंत्र जीवन जीते हैं। अलैंगिक जनन में विशेषकर पौधों में जो अविकसित पौधे हैं, थाइलॉइड हैं, या तो धागे के समान होते हैं या फीता के समान होते हैं, तो उसमें फ्रेगमेंटेशन की क्रिया होती है। फ्रेगमेंटेशन में जैसे शैवाल का कोई पौधा है, जैसे स्पायरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स,
में टूट जाते हैं। अगर वे छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं तो उसका प्रत्येक खंड पुनः उसकी कोशिकाएं विभाजित होकर के एक नए फिलामेंट का निर्माण कर देते हैं, और इस प्रकार से एक फिलामेंट से कई फिलामेंट बन जाता है। ऐसा अधिकांशतः शैवालों में देखा जाता है। कुछ ब्रायोफाइट्स में भी फ्रेगमेंटेशन के द्वारा नए पौधे उत्पन्न होते हैं। इस एक चित्र के द्वारा हम देखते हैं कि यह एल्गी का एक फिलामेंट है। अब ये अगर दो खंड में बंट जाता है, किसी कारण से टूट गया, पानी के बहाव के कारण या इसे बीच से कोई जलीय शाकाहारी जंतु खा जाता है, ये दो खंड में अगर टूट गया, अब इसके दोनों खंड में कुछ कोशिकाएं होनी चाहिए। फिर वो कोशिका लगातार विभाजन की क्रिया के द्वारा इस फिलामेंट, इस जो फ्रेगमेंट है, इसकी लंबाई को बढ़ा देता है और वो एक नए फिलामेंट के रूप में विकसित हो जाते हैं। तो इस विधि से शैवालों में विशेषकर और कुछ ब्रायोफाइटा में नए पौधे का निर्माण होता है। तो ये सारी विधियां अलैंगिक जनन की हैं। और भी कुछ विधियां हैं, जैसे अब पुष्पीय पौधे में जब जाएंगे, प्रजनन पढ़ेंगे पुष्पीय पौधे में, तो वहां एक प्रकार का कायिक जनन होता है। पौधे के तना से, उसकी पत्तियों, उसकी पत्ती से या उसके जड़ से भी नए पौधे उत्पन्न होते हैं, जिसे कायिक जनन के तहत हम लोग पढ़ेंगे आगे। फिर आगे के क्लास में हम लोग बारी बारी से जंतु, पौधा में और जंतु में जनन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आज इतना है।